नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण सर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं शशि जीएस एकेडमी में। साथियों, जो लोग भी इस वर्ष यानी कि 31 जनवरी का एग्जाम देने जा रहे हैं सीटेट का, उन सभी लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं मास्टर वीडियो आपकी सभी क्लास यानी कि सभी सब्जेक्ट की मिलेगी, सभी विषयों पर मैं आपको दूंगा, और ताकि आपका जो एग्जाम हो बहुत अच्छे तरीके से और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स को हासिल कर सके। मास्टर वीडियो में आपको सारे सब्जेक्ट की मैं वीडियो लेकर आऊंगा। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं सब कुछ खत्म करा दूंगा, लेकिन जितना खत्म हो पाएगा उतना मैं जरूर प्रयास करूंगा कि खत्म हो ज्यादा से ज्यादा चीजें। तो आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा और सुनहरा ऑफर है। आप सभी लोग इसको ज्वाइन करिए शशि जीएस एकेडमी को। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। आप सभी लोगों को कहना चाहूंगा एक बात और, कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और कमेंट कर कर अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ध्यान से सुनिए और समझिए बस, ठीक है। आने वाली जो वीडियो होगी मित्रों, उसमें मैं प्रयास करूंगा कि उसमें सब कुछ आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें दिखाई दे, लेकिन अगर आपको नहीं दिखाई दे रही हैं फिर भी आप अच्छे से वीडियो को देखिए और सुनिए और समझिए। अगर नोट डाउन कुछ करना है तो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं, किसी और बात की अब चर्चा न करते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे जंतुओं की खाद्य आदतें के बारे में। जंतुओं की खाद्य आदतें के बारे में बात करें तो पहली चीजें इसके अंतर्गत आती है आपका शाकाहारी, और दूसरे आपके आते हैं मांसाहारी, और तीसरे आते हैं आपके सर्वाहारी। शाकाहारी में वे जंतु आते हैं या वे जंतु आते हैं जो केवल पादपों पर निर्भर रहते हैं, जो केवल और केवल पादप पर निर्भर रहते हैं, यानी कि पौधों पर निर्भर रहते हैं। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि आपका घोड़े आते हैं, यानी घोड़ा आता है, ऊंट आता है, ऊंट आती है, आपकी भेड़ आती है और बकरी आती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत घोड़ा, ऊंट, भेड़, बकरी इत्यादि चीजें जो आती हैं शाकाहारी जंतु होते हैं। अब आइए बात करते हैं मांसाहारी जंतु। मांसाहारी के अंतर्गत कौन कौन से जंतु आते हैं और किस पर ये निर्भर होते हैं। तो मांसाहारी के अंतर्गत बात करें तो वे जंतु हैं जो केवल और केवल जंतुओं पर निर्भर होते हैं, जैसे कि ऊंट को खाते हैं, जैसे भेड़ को खाते हैं, बकरी को खाते हैं, इत्यादि प्रकार के पशुओं को खाते हैं, जो उन्हें बोला जाता है मांसाहारी। एक केवल और केवल मांसाहारी वाले जंतु होते हैं, जिसके अंतर्गत कौन कौन आता है, आपका शेर आता है, चीता आता है और लोमड़ी आती है। ठीक है, तो शेर, चीता, लोमड़ी ये क्या है, मांसाहारी जंतुएं हैं। अब आइए बात करते हैं सर्वाहारी जंतुओं या प्राणियों के बारे में बात करें। तो सर्वाहारी जंतुओं और प्राणियों के बारे में बात करें तो ये लोग क्या करते हैं, पौधे और जंतुओं पर दोनों पर निर्भर रहते हैं। ये क्या करते हैं, पौधों पर भी निर्भर रहते हैं, यानी पादपों पर भी निर्भर रहते हैं और जंतुओं पर भी निर्भर रहते हैं, और इन्हें बोला जाता है सर्वाहारी जंतुएं बोला जाता है या प्राणी बोला जाता है। तो सर्वाहारी के अंतर्गत मनुष्य भी आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आएगा, कुत्ता भी आपका सर्वाहारी के अंतर्गत आएगा, और बिल्ली भी आपकी सर्वाहारी के अंतर्गत आएगी। अब आइए बात करते हैं हम थोड़ा से क्रम वाइज में, बहुत सारी चीजें जितनी भी यहाँ मेंशन है उन सभी को विस्तार पूर्वक हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मित्रों, आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जंतुओं जो सजीव जंतु हैं उनमें श्वसन की प्रक्रिया क्या है, या श्वसन कहां से वे लेते हैं, किस अंग से लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ मैंने जंतुओं को मेंशन किया है और दूसरी तरफ मैंने सांस लेने वाले अंग। जो जंतु हैं वो कौन से अंग से अपना सांस लेते हैं। सबसे पहले बात करें मेढक। मेढक की बात करें तो मेढक कहां से लेता है अपना सांस, फेफड़े और त्वचा से लेता है। फेफड़े और त्वचा से लेता है सांस। कौन लेता है, आपका मेढक लेता है। केचुए की बात करें मित्रों, तो केचुए की बात करें तो केचुआ जो है आपका त्वचा यानी कि आर्द्र व चिकनी जो केचुआ होता है वो बिल्कुल आप देखते हो कि प्लेन टाइप रहता है, तो वहीं से वो जो आपकी दिखाई देती है प्लेन टाइप, चिकनी टाइप, तो वहीं से वो लेता है क्या, अपनी सांस लेता है, यानी सांस लेता है। ठीक, श्वसन करता है। ठीक, मक्खी की बात करें, मक्खी व कॉकरोच की बात करें तो मक्खी व कॉकरोच की बात करें तो वातक और हैकिया। मक्खी और कॉकरोच की बात करें तो वातक या हैकिया। अगर आपने देखा होगा कि कॉकरोच के अंदर थोड़ी सी हड्डी टाइप बनी रहती है, ऐसे गोले गोले, ठीक है, रिंग टाइप, तो उसमें क्या रहता है, उसे क्या लेता है, श्वसन लेता है। ठीक है, अभी ठीक है, मैं आने वाले हो सकता है किसी दिन मैं आपको बहुत सारी चीजें चित्रों के साथ पढ़ाऊंगा, जब मैं विस्तार पूर्वक बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊंगा। तो अभी आपका क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं कुछ दिखाने का प्रयास नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगले पॉइंट की बात करें तो मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी।
मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी की बात करें तो ये कहां से लेते हैं अपने श्वसन, किस अंग से लेते हैं, फेफड़े से लेते हैं। और फेफड़े को एक और नाम से जाना जाता है, फुफ्फुस बोला जाता है, फुफ्फुस बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं ऑक्टोपस और मछली की बात करें। ऑक्टोपस या मछली की बात करें तो कहां से श्वसन लेते हैं, किस अंग से लेते हैं, गिल से लेते हैं या क्लोम से लेते हैं। गिल को क्लोम भी बोला जाता है, इसको भी आप याद रखेंगे। आइए बात करते हैं व्हेल मछली की बात करते हैं और डॉल्फिन की बात करें। तो व्हेल की बात करें तो आपका फेफड़े या नासाद्वार या वात छिद्र से लेते हैं, वात छिद्र से। ध्यान रखिएगा, इन सभी पॉइंटों को बहुत ही आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बिल्कुल भी आप अनसीरियस मत लीजिएगा, ठीक है, लाइटली आप नहीं लेंगे, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। एक बार आइए मैं आपको फिर से क्विक रिवीजन करवा देता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाए। मेढक की बात करें तो मेढक फेफड़े और त्वचा से, और केंचुए की बात करें तो त्वचा, आर्द्र व चिकनी से। आपके मक्खी की बात करें तो कॉकरोच व वातक हैगिया से। मनुष्य, शेर, सांप, पक्षी की बात करें तो फेफड़े या फुफ्फुस से लेते हैं। और आपका ऑक्टोपस की बात करें, ऑक्टोपस या मछली की बात करें तो गिल या क्लोम से लेते हैं। और व्हेल या डॉल्फिन की बात करें तो फेफड़े या नासाद्वार या आपका क्या बोला जाता है, उसे वात छिद्र बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं कि जंतुओं में प्रजनन की बात करते हैं। कि जंतुओं में प्रजनन की बात करें तो वे जंतुएं जो अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं, वे जंतुएं जो अपने समान संतान को उत्पन्न करते हैं। इसके अंतर्गत हम आइए देखते हैं क्या क्या चीजें आती हैं। इसके अंतर्गत देखें तो प्रजनन दो प्रकार से होता है, प्रजनन दो प्रकार से होता है, प्रजनन दो प्रकार से होता है। पहला होता है आपका जरायुज और दूसरा होता है अंड प्रजक होता है। जरायुज के अंतर्गत क्या आते हैं, जैसे आपका एक तरीके से बच्चे देते हैं, यानी कि वे जंतुएं जो बच्चे देते हैं, आपका गाय, हाथी इत्यादि चीजें जो आती हैं आपकी जरायुज के अंतर्गत आते हैं। अंडक प्रजक का मतलब होता है वे पक्षी या वे जंतुएं जो एक तरीके से वे पक्षी हैं जो अंडे देते हैं। अंडे देने के बाद उसमें अंडे से क्या उत्पन्न होता है, एक चूजा उत्पन्न होता है, तो उसे बोला जाता है अंड प्रजक। अंड प्रजक वाले में क्या आते हैं आपके, जैसे पक्षी हो गया आपका, ठीक है, मछली हो गई, और आपकी क्या हो गई, मछली हो गई, बतख हो गया। क्या क्या हो गया आपका, मछली, बतख, आपका पक्षी, बतख, मछली। इसमें इसके अंतर्गत क्या आ जाएंगे दोस्तों, अंड प्रजक आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अंड प्रजक। आइए बात करते हैं, नोट में मैंने आपको कुछ चीजें लिख कर दिया है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चमगादड़ और व्हेल मछली और सील मछली आदि बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है, जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाती है। इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन कौन से जंतु हैं आपका, या कौन कौन से पक्षी है, जंतु ही है, वैसे देखा जाए तो सारे जंतु है और एक पक्षी भी है, ठीक है, तीनों जंतु ही हैं। तो आप चमगादड़ आपका एक तरीके से पक्षी में आ जाता है, और जंतुओं भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम चमगादड़ को पक्षी में रखते हैं। तो चमगादड़ आपका हो गया, व्हेल मछली हो गई, और सील मछली, ये सब क्या करती है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं, और साथ ही साथ अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाती है। तो पहले हमने देखा चमगादड़, व्हेल मछली और सील के बारे में, जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। जरायुज में आपने क्या देखा, हाथी को देखा, आपने गाय को देखा, और अंड प्रजक में आपने पक्षी को देखा, बतख को देखा, और आप मछली को देखे, और ईटीसी इत्यादि। अब आइए बात करते हैं कि जो आपके एक तरीके से जीव होते हैं, जो जंतु होते हैं, उनके बच्चे को क्या कहा जाता है, जंतुओं के नाम और उनके बच्चे को क्या कहा जाता है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भालू शेर की। भालू शेर के बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक कहा जाता है। भालू शेर के बच्चों को क्या कहा जाता है, बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक कहा जाता है। और तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है, कैटरपिलर बोला जाता है। और तीसरा आपका पेंगुइन की बात करें, और कौवे की बात करें, पक्षी की बात करें, पेंगुइन, कौवा, पक्षी की बात करें तो इसके बच्चे को क्या बोला जाता है, चूजा बोला जाता है। मेढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। मेढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है। मेढक के बच्चे को क्या बोला जाता है, टेडपोल बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं, जैसे याक, फिर आपका दूसरा है, नेक्स्ट पॉइंट है याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, जेब्रा। देखिए फिर से सुनिएगा आप, याक, ऊंट, हाथी, जिराफ, घोड़ा, जेब्रा,
इसके बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा या बछिया कहा जाता है। इसके बच्चे को क्या कहा जाता है? बछड़ा या बछिया कहा जाता है। ठीक, अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, चमगादड़, कुत्ता, सार्क। चमगादड़, कुत्ता, सार्क। चमगादड़, कुत्ता, सार्क के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला, पिल्ली कहा जाता है। पिल्ला, पिल्ली कहा जाता है। किनके बच्चे को कहा जाता है? चमगादड़, कुत्ता, सार्क के बच्चे को क्या कहा जाता है? पिल्ला, पिल्ली कहा जाता है। भेड़ के बच्चे को क्या कहा जाता है? आप पहले से ही जानते होंगे, मेमना कहा जाता है। और कपी के बच्चे को क्या कहा जाता है? कपी के बच्चे को क्या कहा जाता है? आपका बच्चा ही बोला जाता है। अब आइए बात करते हैं पक्षी और उनके विशेष लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं पक्षी के बारे में। पक्षी क्या है? एक विशेष प्रकार की उड़ने वाली एक तरीके से प्रजाति है या पक्षी है, और इसका आकार जो होता है नाव के आकार की आकृति होती है। जो पक्षी होती है इसका आकार कैसे होती है? नाव के आकार की आकृति में होती है। जो पक्षी आपकी होती है नाव के आकृति में होती है, नाव के आकार की आकृति में होती है। दूसरी बात करें इसकी विशेषता के बारे में बात करें तो ये आकाश में उड़ सकती हैं। और क्यों उड़ सकती हैं? इनकी हड्डियां खोखली होती हैं। पक्षी क्यों उड़ सकते हैं आकाश में? इनकी हड्डियां क्या होती है? खोखली होती हैं, इसलिए पक्षी उड़ सकती हैं आपके आसमान में, यानी कि उड़ सकती हैं। ठीक है, और किसके द्वारा उड़ते हैं? पंखों की सहायता से उड़ते हैं। मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या विशेषताएं, आप सभी लोग इसको बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा। अब आइए बात करते हैं कि कुछ पक्षी जिनके विशेष लक्षण होते हैं, कुछ ऐसे पक्षी हैं जिनके कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं। आइए बात करते हैं। मजबूत दृष्टि वाले, जो मजबूत दृष्टि वाले पक्षी होते हैं उनके क्या लक्षण होते हैं? कौन कौन से पक्षी हैं जिनकी एक तरीके से मजबूत दृष्टि, यानी कि सबसे ज्यादा दूर तक देखने वाली पक्षी होती हैं? तो आपका चील होते हैं, बाघ होते हैं, आपका गिद्ध होते हैं। ठीक है, बाज इसे बोला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से मजबूत दृष्टि वाले या दूर दृष्टि वाले देखने वाले पक्षी का नाम कौन कौन सा है? आपका चील, बाज और गिद्ध। ये लोग काफी दूर से, काफी ऊंचाई के साथ क्या कर सकते हैं? अपने शिकार को देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें बोला गया है मजबूत दृष्टि वाले पक्षी। और मजबूत दृष्टि वाले पक्षी के अंतर्गत आपका चील, बाज और गिद्ध आता है। फिर आइए बात करते हैं गर्दन घुमाने वाले पक्षी की बात करते हैं। गर्दन घुमाने वाले पक्षी की बात करें तो उल्लू और मिनाह को बोला जाता है आपका मैना बोला जाता है। लेकिन आपको मिनाह शब्द को याद रखना है। क्यों याद रखना है? क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, तो गर्दन घुमाने वाले कौन से पक्षी होते हैं? आपके उल्लू और मिनाह होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पक्षियों की घोंसला की बात करते हैं। तो पक्षियों की घोंसला की बात करें तो एक सामान्य घोंसला होता है। एक पक्षी ऐसे पक्षियां जिनके सामान्य घोंसले होते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके बहुत ही मुलायमदार घोंसले होते हैं, और कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जिनके कठोर या मुलायमदार घोंसले होते हैं। आइए बात करते हैं कि सामान्य घोंसले बनाने वाले पक्षी के नाम। सामान्य घोंसले बनाने वाले पक्षी का नाम क्या है? बुलबुल। ठीक है, और बुलबुल कैसे बनाती है अपना घोंसला? घास या झाड़ियों से बनाती हैं। और घास या झाड़ियों से बनाने वाले पक्षी का घोंसला को क्या कहा जाएगा? सामान्य पक्षी वाले, यानी सामान्य घोंसला वाले पक्षी। और जिसके अंतर्गत हमने क्या मेंशन किया है? बुलबुल को रखा है। अब आइए बात करते हैं जो आपका बिल्कुल मुलायमदार जो घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम है वो रोबिन है। बिल्कुल मुलायमदार रुई की भांति, यानी कि एक तरीके से आप समझ लीजिए जितना मुलायम हो सकता है उतना मुलायम वो बनाने का अपना प्रयास करती है घोंसले का। और उस पक्षी का नाम क्या है मित्रों? वो है आपका रोबिन। और कैसे बनाती है? घास से, मुलायम से, और एक तरीके पंख के जड़ से और कपास वगैरह, रुई वगैरह से बनाती है। बिल्कुल ही मुलायमदार घोंसला बनाने वाले पक्षी का नाम क्या है मित्रों? वो है रोबिन। घास और मुलायम पंख और जड़ वगैरह ले लेती हैं, और आपका कपास वगैरह यानी रुई वगैरह लेकर क्या बनाती है? अपने घोंसले को बनाती है। उस पक्षी का नाम क्या है? रोबिन। आइए बात करते हैं ऐसे पक्षी का नाम जो एक तरीके से ऊंचाई पर अपनी घोंसला बनाते हैं। और ऐसे पक्षी जो कठोर होते हैं एक तरीके से कठोर और मुलायम घोंसला बनाते हैं। उसके अंतर्गत क्या बनाते हैं? आपके कौवा आता है, और एक ऐसे बनाता है ताड़ व लकड़ी के बनाता है, और बहुत ही ऊंचाई पर यह बनाता है। ठीक है, और आपका कोयल भी आपका खटपुड़वा तो आप जानते ही हो। ठीक, खटपुड़वा के बारे में आप जानते हो। और मोर जो है एक सर्वाहारी पक्षी है। आप ध्यान रखिएगा, मोर के बारे में अगर हम बात करें तो मोर जो है एक तरीके से आपका
सर्वाहारी पक्षी, इसको आप ध्यान रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वाहारी पक्षी कौन सा होता है, मोर होता है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, आपका मोर ही है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक, तो पहली चीज, लास्ट चीजें आइए बात करते हैं पेंगुइन की विशेषता के बारे में बात करें तो ना उड़ने वाली एक पक्षी का नाम है, वो है पेंगुइन। यह पानी में तैरता है और अंडे देता है, और बर्फीले इलाकों में पेंगुइन क्या करती है, आपको झुंड बनाकर रहती है। ठीक है, रोविन अलग है, पेंगुइन अलग है। देखिए आप ध्यान रखिएगा, नहीं अगर आप सोचो कि रोविन एक है, देखिए रोविन अलग होती है, वो घोंसला अपना बनाती है, बिल्कुल मुलायमदार घोंसला बनाती है आपकी, कौन, आपकी रोविन। और पेंगुइन की बात करें तो पेंगुइन जो है ना उड़ने वाला पक्षी है। ना उड़ने वाले पक्षी में कौन आता है, आपका पेंगुइन आती है। और पेंगुइन की बात करें आपकी तो पेंगुइन में क्या है आपका, यह पानी में तैरता है। पेंगुइन जो क्या काम करती है, पानी में तैरती है और अंडे देता है। और बर्फीले इलाकों में पेंगुइन झुंड बनाकर रहता है। ठीक है, पेंगुइन क्या करता है, बर्फीले इलाकों में झुंड बनाकर रहता है। तो मित्रों आपको यह वीडियो कैसे लगी, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं दूसरी वीडियो बनाने के लिए थोड़ा से प्रोत्साहन हूं। आप सभी लोग यदि प्रोत्साहित करेंगे तो मैं डेफिनेटली ही काम करने में मुझे मजा आएगा। तो साथियों आप सभी लोगों से एक थोड़ा से और भी बात कहनी थी। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो आने वाली है वो पक्षियों या जंतुओं के जीवन काल के बारे में, कौन सा पक्षी या कौन सा जंतु है, कितने उनके जीवन काल होते हैं, कितने दिन वह जीवित रहते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगी। और कई भी चीजें उसमें, कई पॉइंट को मैं वहां दर्शाऊंगा। तो मित्रों आप सभी लोगों को कम से कम, इस पे आप सभी लोगों का टारगेट है कम से कम 1000 लोग इसको देखना चाहिए। 1000, 2000 लोग, 3000 लोग देखें। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू सो मच, जय हिंद।